Assalamu alaikum everyone. This is Edad Ali Goto in front of you, and today's our topic for discussion is osmoregulation in freshwater animals. अच्छा, osmoregulation की अगर बात करें तो osmoregulating प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू osmoregulators and osmoconformers. अगर osmoregulators की बात करें तो osmoregulators में हमने हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफाई किया है एनिमल्स को, एक फ्रेश वाटर एनिमल से और एक मैरीन वाटर एनिमल से। तो आज हम osmoregulation डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर। अब फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में एक एनिमल्स होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि पैरामेशियम और एमोबा वगैरह, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। अब इनके अंदर जो osmoregulation परफॉर्म होती है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इन एनिमल्स के अंदर osmoregulation को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब अगर देखें तो हमारे पास एमोबा की डायग्राम प्रेजेंट है। अब एमोबा की डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सेंटर पर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद आउटसाइड पर सेल मेम्ब्रेन वगैरह। अच्छा, और ये आउटवर्ड जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम कहते हैं दीस आर कॉल्ड सीडोपोडिया। अच्छा, अगर साइटोप्लाज्म हम एमोबा की बात करें तो जो एमोबा का साइटोप्लाज्म होता है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज या फिर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इसका आउटर पार्ट होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, और जो इनर पार्ट होता है डेंस वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। तो अब होता क्या है, एंडोप्लाज्म के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, यानी कि वाटर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक एसिड वगैरह, ये जो सारी चीजें होती हैं ये सारी कलेक्ट होती हैं एंडोप्लाज्म से इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यानी कि ये सारी चीजें एंडोप्लाज्म से किस चीज में ये जमा होंगी या एक्यूमुलेट होंगी या कलेक्ट होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जब ये चीजें मतलब एक्यूमुलेट होती हैं, स्टोर होती रहती हैं, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल साइज में इलांगेट होता रहता है या साइज में ग्रो करता रहता है। जब ये अपने मैक्सिमम साइज को पहुंचता है तो फिर ये मूव करता है स्लाइटली टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा और फाइनली ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाकर इधर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाती है, एक्सक्रिएट हो जाते हैं। तो फिर से ये इसके अंदर जो भी वेस्ट वगैरह होगी या फिर जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यूरिक एसिड वगैरह अगेन इसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे और अगेन ये जाकर उनको बायो एक्सक्रिएट कर जाएगा। अब ये प्रोसेस होता है पैरामेशियम और एमोबा वगैरह, और इसके अलावा जो भी वाटर के फ्रेश वाटर के यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से osmoregulation परफॉर्म होती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि जो भी फ्रेश वाटर फिशेस वगैरह हैं तो उनके अंदर osmoregulation परफॉर्म कैसे होगी, क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी osmoregulation परफॉर्म करता है, और इसके अलावा वाटर वगैरह या जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ये पार्शियली सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एनिमल्स की सरफेस मेम्ब्रेन होती है। अब इन सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये मटेरियल होते हैं ये सारे एक्सक्रिएट होते हैं या फिर रिमूव होते हैं बॉडी से। अच्छा, फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं अगर उनकी बात करें तो उनके अंदर osmoregulation होती है बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। उनके अंदर डाइल्यूट यूरिन के फॉर्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा साल्ट्स या वाटर वगैरह वो सारे रिमूव हो जाते हैं। अब इनको समझने से पहले हमें कंडीशन समझनी है कि जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनकी बॉडी कंडीशन क्या होती है। अब फ्रेश वाटर हमें आपको याद होगा कि पढ़ा था एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर क्या होता है, इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है या फिर मीडियम है ये क्या होता है, इट इज हाइपोटोनिक टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है इनसाइड द बॉडी या इंटरनल जो बॉडी का फ्लूइड होता है इट इज हाइपरटोनिक। ये फ्लूइड क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, और आउटसाइड जो एनवायरनमेंट होगा वो डेफिनेटली क्या होता है, इट इज हाइपोटोनिक। यानी कि बॉडी का इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड है इट इज हाइपरटोनिक, और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। और हमेशा क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होती है, मींस आउटसाइड द बॉडी जो वाटर प्रेजेंट है वो इनसाइड द बॉडी मूव करेगा। अब ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम क्या काज होते हैं, एक प्रॉब्लम ये होता है कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक वाटर की मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो स्टोर हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर
ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, बॉडी स्वेलन अप हो जाती है, बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर आ जाता है। और उसके बाद हमने कहा था कि डाइल्यूट यूरिन जब रिमूव होगा तो उसके साथ बॉडी के बहुत सारे साल्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। अब ये दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन क्या है कि वाटर ज्यादा आ गया बॉडी के अंदर और बॉडी के कुछ साल्ट्स जो है वो क्या हो गए, एक्सक्रीट हो गए या बाहर रिमूव हो गए। अब क्या करना है, एक तो इस जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है इसको रिमूव करना है बॉडी से, और जो साल्ट्स वगैरह जो एक्सक्रीट हो गए हैं उनको भी वापस क्या करना है, रिटेन करना है बॉडी के अंदर। अब सॉल्यूशन या एडाप्टेशंस की अगर बात करें तो एडाप्टेशंस कौन सी होंगी? सबसे पहले दे हैव नो नीड टू ड्रिंक वाटर। फ्रेश वाटर है, फिशेस को कोई नीड नहीं कि वो वाटर को क्या करें, ड्रिंक करें, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर पहले से वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस वजह से उनको वाटर ड्रिंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड ये कि दे एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन बाय किडनीज। किडनीज की मदद से यूरिन फॉर्मेशन होगी और ये जो यूरिन एक्सक्रीट करेंगी वो याद रखें कि वो किस फॉर्म में होता है, दिस यूरिन इज डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब ये होता है कि इसमें वाटर की जो ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो प्रेजेंट होगी, यानी इस यूरिन में वाटर ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। डाइल्यूट यूरिन रिमूव होगा और ये फॉर्म होगा पहले बाय द हेल्प ऑफ किडनीज और उसके बाद ये बॉडी से रिमूव होगा। तो एक्सेस अमाउंट वाटर है वो इसी फॉर्म में रिमूव होती है कि जो डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होगा उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसमें एडाप्टेशन ये होती है कि सम साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। और जो साल्ट क्या करने हैं, हमें बॉडी के अंदर रिटेन करने हैं। अब ये साल्ट रिटेन कैसे होंगे? सम साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब बाय किडनीज। तो कुछ साल्ट होते हैं वो किडनीज की मदद से क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो नेफ्रॉन वगैरह होते हैं वो साल्ट्स को क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं, तो किडनीज क्या करेंगी, इन साल्ट्स को अपने अंदर रीअब्सॉर्ब कर देंगे। और कुछ जो साल्ट होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड दे ईट। जो खाना वो फिशेस खाती हैं उनमें से भी जो साल्ट की कुछ क्वांटिटी होती है वो उनको मिल जाती है। जो साल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको ऑब्टेन हो जाते हैं फ्रॉम द फूड दैट दे ईट, जो खाना वो खाती हैं। अच्छा, उसके बाद एक स्पेशल एडाप्टेशन ये होती है कि इन फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, दीस सेल्स आर कॉल्ड आयोनोसाइट सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं आयोनोसाइट सेल्स, अब इन सेल्स का मेन रोल होता है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। अब ये सेल्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये सेल प्रेजेंट कहां पर होते हैं? ये सेल प्रेजेंट होते हैं इन द गिल्स ऑफ फिशेस। फिशेस की गिल्स में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं, these cells are also present in skin of amphibians। जो एम्फीबियंस की स्किन होती है उसके अंदर भी ये सेल्स प्रेजेंट होती है। अब इन सेल्स के दो मेन फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये है कि जो साल्ट्स वगैरह हैं, जो मिनरल साल्ट्स हैं, लेट सपोज कौन से साल्ट, जो साल्ट हैं, लेट सपोज अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम वगैरह या फिर क्लोरीन या फिर कैल्शियम वगैरह, ये जो साल्ट्स हैं ये आयोनोसाइट सेल्स की मदद से दे आर एक्टिवली इनटेक एक्टिवली। ये जो साल्ट होते हैं इनको इनटेक किया जाता है एक्टिवली। एक्टिवली साल्ट क्या होते हैं, इनटेक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ आयोनोसाइट सेल्स। मींस जो बॉडी के अंदर साल्ट की स्कैर्सिटी है, कमी है, शॉर्टेज है जो साल्ट्स की, उसको पूरा करने के लिए जो आयोनोसाइट सेल्स होते हैं वो इनटेक ऑफ साल्ट करते हैं, एक्टिवली वो क्या करते हैं, साल्ट को इनटेक करते हैं। एक मेन फंक्शन ये है आयोनोसाइट सेल्स का। और इसके अलावा एक मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो साल्ट्स आयोनोसाइट जो सेल्स होते हैं ये रिमूव करते हैं किस चीज को, H+ आयंस को या फिर HCO3 आयंस को। अब ये दोनों चीजें रिमूव होती हैं या फिर एक्सक्रिएट होती हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इनको रिमूव करने का मकसद क्या होता है, इनको रिमूव करने का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको क्या किया जाए, इसको मेंटेन किया जाए। तो ये मेन फंक्शन हो गए आयोनोसाइट सेल्स के। एक है साल्ट्स को एक्टिवली इनटेक करना और उसके बाद H+ आयंस या HCO3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, इनको किया गया जाता है, इनको एक्सक्रिएट करते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर जो पीएच है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर, ऑस्मोरेगुलेशन फ्रेश वाटर फिशेस
होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।